अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू पावर शो विद मरिया हाशमी। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हनीमून पीरियड हो गया है जी ख़त्म और अब पीडीएम की जमातें न सिर्फ आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं बल्कि अब तो आर्मी चीफ पर भी अटैक शुरू हो गए हैं। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये क्या हो रहा है। वो फजलुर रहमान जो कल तक बड़ा खुशी से फखर से सीना चौड़ा करके कहते थे कि हम सब की जॉइंट एफर्ट है, हम सब ने मिलकर इमरान खान का इख्तिदार का तख्ता उल्टा है और हम इख्तिदार में जो आए हैं ये हमारी मुश्तरका एफर्ट है। जबकि आज वही फजलुर रहमान 1.5 साल के कलील अरसे के बाद फरमाते हैं कि रिजीम चेंज, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना, इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाना, हम तो बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं थे। ये तो सरासर पीपल्स पार्टी का प्लान था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो आर्मी चीफ पर अटैक शुरू हो गए हैं। बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ पर अब तनकीद का सिलसिला जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से शुरू हो गया है। अंगूर खट्टे हैं के मिस्दाक अब कहानी जो है बड़ा ज़बरदस्त टर्न ले रही है। और ऑब्वियसली जब एक चीज़ की बुनियाद ही गलत होगी, जब एक चीज़ की बुनियाद ही झूठ, धोखे और ज़मीरों की खरीदो फरोख्त पर होगी तो उसका अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कल असदुल्ला साहब ने एक बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जो कि 92 न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं प्राइम टाइम पर, उन्होंने एक बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो कि बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं जो वो लगा रहे हैं। और ये कोई आम रिपोर्टर या कोई ऐसा व्यूज़ लेने के लिए जो होता है ना, अक्सर लोग गप्पे लगा देते हैं, बड़ा ओवर एग्जैजरेटेड किस्म का थंबनेल होता है, क़यामत आ गई, ताकि लोग यूट्यूब पे क्लिक करें और वो वीडियो जो है उनकी वो पैसे कमाने में उनको मदद दे। असदुल्ला खान उन लोगों में उनका शुमार नहीं होता जो इस किस्म की हरकतें करें, बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने क्या बात की इस पर भी बात करेंगे। और एक और बड़े रॉ के एजेंट के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, उसको ज़रा असेस करेंगे कि ये अब बातें क्यों सामने आ रही हैं। पहले ज़रा बात कर लेते हैं बिलावल जरदारी साहब की, जिन्होंने अभी रिसेंटली अटैक किया है जी आर्मी चीफ का। जो आपने देखा अभी रिसेंटली उन्होंने बड़े पैशनेटली जो प्लानिंग की है कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, 75 अरब डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ये 100 अरब डॉलर तक जाएगी। तो जो बिजनेसमैन से उन्होंने मुलाकातें भी की, उस हवाले से बिलावल साहब ने तो फरमाया है कि ना इसका हल अदलिया के पास है और ना ही आर्मी चीफ के पास है। इस चीज़ का हल कि मुआशी तौर पे किस तरह से मुल्क को ठीक करना है, इसका हल तो सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी के पास है और हम निकालेंगे इसका हल। अब चूंकि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा ये भी समझ आ गई है, जो पंजाब और केपी के इलेक्शन वक्त पर करवाने की बात इमरान खान जब करते थे कि ये कबल अज वक्त असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं तो इनमें 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाया जाए, उस वक्त ये सब पीडीएम जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी मिलकर तमस्खर उड़ाते थे इमरान खान का। और उनके जो हामी वकला हैं वो ऐसी ऐसी दलील घड़ के लाते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन करवाने की 90 दिन में, बल्कि ऐसे महसूस होता था कि गोया 100 साल भी अगर ये सिस्टम चलता है तो ऐसे ही चले। लेकिन अब चूंकि बात आ गई है वफाकी सतह पर इलेक्शन की, और चूंकि बिलावल साहब को बड़ी ये खुशफहमी थी, और ये खुशफहमी ऑब्वियसली किसी ने तो उनके दिल में डाली थी, ये जो सेनेटर मरहूम मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे अफनान ने कहा ना कि बिलावल को किसने कह दिया था कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। बिलावल को उसी ने कहा होगा जिसने शहबाज शरीफ को कह दिया था, और वो एक्चुअली बन भी गए थे वज़ीर आज़म। सो ख्वाब देखने में तो किसी की पाबंदी नहीं, और हर शख्स को आज़ादी है कि वो ख्वाब तो देख सकता है, ख़ास तौर पर जब बड़े बड़े अनरीजनेबल किस्म के और अनबिलीवेबल ख्वाब पूरे होते हुए आप अपने साथियों के देखें तो आपके जहन में आता है कि बस हमारा भी कभी ना कभी दाव लग ही जाएगा। सो बिलावल को अब कहीं ना कहीं नाज़रीन ये समझ आ गई है, पीपल्स पार्टी पे जो हाथ डलने की बात हो रही है लेटली, जो स्मगलिंग रोकने की बात हो रही है, जो सिंध में करप्शन रोकने की बात हो रही है, इससे पीपल्स पार्टी के लिए बज गई है खतरे की घंटी। और यही वजह है कि अब ज़रा पीपल्स पार्टी मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत की तरफ आकर, उनका ख्याल है कि नून लीग ने भी जब बदतमीज़ी की तो देखें डॉन लीग से लेके अदलिया में आप देखें मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के नाम ले लेकर तनकीद करना, आर्मी चीफ जनरल बाजवा, द देन डीजीसी जनरल इरफान और द देन डीजीआई जनरल फैज़ हमीद, इनके नाम ले लेकर जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी मरियम नवाज़ बर्पा करती रहीं,
तो पीपल्स पार्टी की भी शायद अब उनका एक सेगमेंट ये सोचने लगा है कि अगर उनको इतनी बदतमीजी करने के बाद ये फ़वाइद हासिल हो सकते हैं कि पीडीएम हुकूमत में मेजर शेयर, माइटी शेयर आज नून लीग के पास ये 16-17 महीने रहा, तो क्यों ना हम भी ये कोशिश करके देख लें कि ज़रा मज़ाहमत और बदतमीजी ज़रा थोड़ी सी की जाए, ताकि फ़ौज को आंखें दिखाकर हम भी कोई अपना शेयर वसूल कर सकें, जो कि तवक्कुआत के मुताबिक तो अब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए ज़रा बिलावल साहब के भी अंदाज और तौर तरीके और टोन ज़रा बदली बदली सी है, लेकिन ये सब एक टोपी ड्रामा है। आज इनको इक़्तिदार की भिनक हो जाए, भिनक पड़ जाए, तो साथ ही आप देखेंगे कि बिल्कुल अपीजमेंट की पॉलिसी वापस आ जाएगी। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जो कि पीपल्स पार्टी का एक चेंज अप्रोच हमें दिखाई देती है। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो कि चले थे इदारों को ब्लैकमेल करने, आपने देखा कि इन 16-17 माह में किस तरह से इदारों का तमाशा बना, किस तरह से नज़र आता रहा बाकायदा तौर पर कि कुछ करप्ट अनासिर चीज़ों को जैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि फैसला 4 जून को महफूज होता है ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से, लेकिन उसको सुनाया कब जाता है? 3 महीने बाद। इसकी क्या वजह है? क्यों 3 महीने बाद सुनाया जाता है फैसला? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह की जो मैं पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रही थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो बदतमीजी की गई, तो डेफिनेटली वो बैकफुट पे आए, डेफिनेटली वो बैकफुट पे आए। जब उनको सास के ताने दिए गए तो ऑब्वियसली बैकफुट पे आए, हालांकि उनको आना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर तो उनकी सास की कोई ऐसी ऑडियो लीक उमर अता बंदयाल साहब के साथ होती जिसमें वो अपने दामाद को गाइड कर रही होती कि आप ये फैसला दें और ये ना दें, और वो कमिट कर रहे होते कि जी सास साहिबा, जो फैसला आपने कर दिया है, जो हुक्म मेरी सास साहिबा, मैं आपके हुक्म के मुताबिक जो फैसला आपने कहा है मैं वैसे दूंगा इसके हक में और उसके खिलाफ, फिर तो बात बनती थी। जैसे माजी में जस्टिस मलिक कयूम मरहूम को हिदायत जारी करे थे शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े मियाँ साहब, उनका ये हुक्म है कि बेनज़ीर की सज़ा इतनी नहीं इतनी कर दी जाए। तो या तो ऐसी सूरत हाल होती तो फिर भी बात बनती थी, लेकिन अगर एक खातून रैंडमली बात कर रही हैं किसी से और अपने राय का इजहार कर रही हैं, मुल्क के हालात पर परेशानी का इजहार कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान के घर घर में इस वक्त डिस्कशन चल रही हैं, तो उसमें क्या बहुत बड़ी क़यामत आ गई। लेकिन क़यामत बर्पा की गई। नून लीग का भरपूर किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी, इनकी सोशल मीडिया टीम ने जो अटैक किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे, और वो उस अटैक में ही बकल्ड अंडर प्रेशर। अब उनके पास आखिरी चंद दिन बाकी हैं, अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता है उमर अता बंदयाल साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि वो कुछ सब्सटेंशियल फैसला, कुछ सिग्निफिकेंट फैसला कर जाते हैं या फिर प्रेशर में आते हैं। जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक मैं तो कम अज़ कम कबल अज़ वक्त कोई राय नहीं कायम करूँगी कि वो बुरे हैं, वो अच्छे हैं, उन्होंने लास्ट शॉट जो है वो विनिंग शॉट है या शिकस्त तस्लीम कर ली। जब तक आखिरी दिन उनका है तब तक हम देखेंगे कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम उनको असेस करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये 30-32 साल पुरानी कहानी, 1990-91 की जो कहानी है, ये जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से असदुल्ला खान साहब को ऑब्वियसली किसी बड़े ऑथेंटिक सोर्स ने बताई, और असदुल्ला ने अब एक्सप्लेन की है, अवाम के आगे इंकशाफ किया है कि मियाँ साहब जो हैं वो जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने थे 90 की दिहाई में, शुरू में 1991 में, तो 1990-1991 की बात है कि एक बड़ी दराज कद खूबसूरत खातून थी जो कि खीरा कुन उनका हुस्न था, बड़ी हसीन थी, और मियाँ साहब जो थे वो फरेफ्ता हो गए उन पर। और बकौल असदुल्ला खान साहब, मियाँ साहब जो हैं वो इतने ज़्यादा उनके फ़ैन हो गए कि उनकी कुर्बत बढ़ गई, मरी में उनको स्टे भी दिया गया। बाद अज़ां पता चला कि वो तो भारत से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हैं और वो भारतीय एजेंट हैं, वो रॉ की ऑपरेटर हैं। और जब हमारे इदारों ने, हमारे हसास इदारों ने, ISI ने और दीगर इदारों ने जब ये सारी जांच पड़ताल की और मियाँ साहब को इस हवाले से बताया, तो मियाँ साहब ने बजाय इसके कि अपने इदारों की बात पे ट्रस्ट करके उस खातून से फासले पे जाते, उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रियाज को ही सैक कर दिया, उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया, क्योंकि वो ऐसी बात कर रहे थे जो मियाँ साहब के दिल को नहीं लग रही थी। मियाँ साहब के दिल को पसंद आ गई थी खातून बकौल असदुल्ला खान साहब। और उसके बाद वो कहते हैं जी कि ये जो लंदन में एक लड़के से मुलाकात के हवाले से भी बात होती है
कि एक ऐसे खूबसूरत लड़के से उनकी मुलाकात मियाँ साहब की होती है बरतानिया में, जो मियाँ साहब अपनी गाड़ी में उसे मिलने नहीं जाते बल्कि एक मुख्तलिफ गाड़ी है जिसमें वो मिलने जाते हैं, और इस मुलाकात की कोई तस्वीरें वगैरह भी लेने की इजाज़त नहीं है, यानी ये खुफिया मुलाकात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खुफिया मुलाकात, ये सारी कहानी, ये रॉ की ऑपरेटर, ये दराज कद खातून मियाँ साहब की उससे कुर्बत, और 1990 1991 की बात, यानी 31-32 साल पुरानी बात आज क्यों खुल रही है? मैं ज़ाहिर असदुल्ला खान तो उनके पास तो एक स्टोरी आई, किसी भी सहाफ़ी के पास अगर अच्छी स्टोरी आएगी तो ब्रेक करेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको जिसने भी ये स्टोरी दी है वो आज क्यों दी है? आखिर मियाँ साहब इदारों को किस लेवल पे जाके ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस पे जवाबन मियाँ साहब के पोल खुलने शुरू हो गए हैं? वो जो कहा करती थी बड़े जोम से जनाब की साहबजादी कि वीडियोस कभी दफन नहीं होती, जिन्होंने गुनाह किए होते हैं उन्हें पता होता है कि उनकी वीडियोस बनी हुई हैं, और मियाँ साहब जिस वक्त मुनासिब समझेंगे उस वक्त वो वीडियोस को रिलीज़ करेंगे, ऑडियोज़ और वीडियोस का जो ख़जाना है। और मेरे पास कई ताकतवर लोगों की जो है सिटिंग जजेस की भी वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज़ वीडियोस जो भी उनके सबूत मौजूद हैं। ये मरियम नवाज़ खुद कन्फेस कर चुकी हैं और ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई उनकी वीडियो। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन सी ब्लैकमेलिंग का लेवल था जो मियाँ साहब की तरफ से एग्जर्ट किया जा रहा था, जो प्रेशर ब्लैकमेलिंग के एतबार से, जो अब जवाबन जवाबन मियाँ साहब के भी पोल खुलने शुरू हो गए हैं। और अभी तो बिल्कुल आगाज़ है, आगे आगे चल के ऑब्वियसली इस स्टोरी में से बहुत कुछ निकलेगा। ये तो नहीं कि सिर्फ इतनी बात ही बतानी मकसूद थी। ये जिसने भी स्टोरी लीक की है, ब्रेक की है, वो ऑब्वियसली दिस इज अ लॉट मोर देन व्हाट्स मीटिंग द आई राइट नाउ। तो इसमें बहुत कुछ और भी आई एम श्योर के पर्दे हटेंगे, पोल खुलेंगे। सो देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से चीज़ें किस तरफ, किस करवट ये ऊंट बैठता है सियासत का, ब्लैकमेलिंग का, और ये जो सी सॉ चल रहा है, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आएगा, अवाम का या करप्ट अनासिर का। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी आइनी जो मुकर्ररा मुद्दत थी बहैसियत सदर पाकिस्तान, वो तो आज रात ख़त्म हो गई, लेकिन अब वो अभी जो ग्रेस पीरियड उनके पास मौजूद है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज क्योंकि कंप्लीट नहीं है, और वफाकी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ अभी चूँकि तहलील शुदा हैं, सो जब तक वो इन प्लेस नहीं होती, प्रॉपर एक सिस्टम नहीं बनता जिससे आप अगले सदर का इंतखाब कर सकें, तब तक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ही इस पोजीशन पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्या वो जाते जाते इलेक्शन की डेट का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे? वक्त पर इलेक्शन करवाना ना करवाना तो इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट करना आर्टिकल 45 कैटेगोरिकली इजाज़त देता है, एम्पावर करता है सदर पाकिस्तान को कि वो बग़ैर किसी प्रेशर में आए बिल्कुल ऐलान कर दें इलेक्शन की तारीख का। अब वो करते हैं या नहीं करते ये अब देखना है, क्योंकि आइन इस बारे में बहुत वाज़ेह है। और ये भी कह रहे हैं माहिरीन कानून, अहमद पनसोटा साहब कल मेरे शो में मौजूद थे, बैरिस्टर हैं, माहिर कानून है, कानून को बड़ा समझते हैं। उन्होंने भी कल यही बात की मेरे शो में कि अगर सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस नहीं करते इलेक्शन की तो वो आइन शिकनी के फिर मुर्तकिब होंगे। और इस हवाले से पीटीआई की भी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो हुआ, कोर कमेटी का जो इजलास हुआ, उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम पीटीआई की जानिब से भी दिया गया है कि सदर साहब अपने आइनी फ़राइज़ की सरंजाम दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, इलेक्शन की तारीख नहीं देते, तो फिर वो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने वाली बात है, आइन को तोड़ने वाली बात है। सो ये पीटीआई की तरफ से भी बड़ा सख्त पैगाम आया है और एक रिमाइंडर आया है। हालांकि अलवी साहब बड़े चेरिश्ड और बड़े डार्लिंग हैं पीटीआई के, लेकिन ऑब्वियसली जब बात आइन पर अमल दरामद करवाने की हो और जब पीटीआई ये देखे कि सदर पाकिस्तान ज़रा थोड़े से बैकफुट पे जा रहे हैं, तो उनको ज़रा थोड़ा सा बकअप किया है एक तरह से पीटीआई ने। ये किसी ख़तरनाक अल्टीमेटम से ज़्यादा मुझे तो ये लग रहा है कि इट्स सॉर्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बकिंग हिम अप, कि भाई आप इसको करें, इनकरेज कर रहे हैं कि आप आइन पर अमल दरामद करें, वरना आप आइन शिकने के मुर्तकिब हो सकते हैं। और जिस तरह से अब जो चली गई है पीडीएम हुकूमत, उनके पोल खुल रहे हैं, इसी तरह अगर आज कोई अपने अहम ओहदे पर बैठा है, चाहे वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, चाहे वो सदर पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है,
कल को ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। जिस तरह जनरल बाजवा आज नहीं है आर्मी चीफ, लेकिन उनकी बहैसियत आर्मी चीफ जो परफॉर्मेंस थी उसको आज असेस किया जाता है और लोग ज़्यादा खुल के असेस करते हैं, क्योंकि अब लोगों को कोई डर खौफ भी नहीं कि वो मौजूदा आर्मी चीफ हैं तो क्या होगा अगर मैंने उन पर तनकीद कर दी। सिमिलरली जो अभी के आर्मी चीफ हैं, जो भी अच्छा बुरा करेंगे कल को उनकी परफॉर्मेंस भी असेस होगी। सो ये वक्त थोड़ा सा ही होता है किसी भी अहम ओहदे पर, उसके बाद फिर असेसमेंट शुरू हो जाती है। और मैं इसीलिए समझती हूँ कि वन शुड नेवर बी टू क्विक टू जज। थोड़ा सा वक्त देना चाहिए कि अपना आईनी जो मुद्दत है मुकर्ररा उसको पूरा कर लें, उसके बाद जज किया जाए। सो लेट्स सी क्या होता है नाजरीन। अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में मज़ीद कुछ इश्यूज़ पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पे अभी बात होना बाकी है, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।